आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम मैट्रिक मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 30.5 पढ़ते। पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो वर्ड प्रॉब्लम थे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, उनको कंप्लीट किया था। बेटे आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये 3 सवालात इसके कवर करेंगे एक्सरसाइज नंबर 30.5 के। ठीक है बेटा। अच्छा, पेज नंबर 292 है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बैम्बू मेक्स अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर्स। बेटा फिगर बनाना इसकी बहुत आसान है। आपने एक वर्टिकल लाइन बनाई, मतलब जिसको ये बैम्बू कह रहा है, कोई स्टिक समझ लें आप इसको। ये बैम्बू है जिसकी जो आपको हाइट दी हुई है वो 6 मीटर्स की गिवन है। सही है। अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं मेक्स अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। इस बैम्बू का जो जमीन पर शैडो बन रहा है वो बन रहा है 2√3 मीटर्स। अब जाहिर बात है बेटा, इस पॉइंट तक जहां तक वो शैडो खत्म हुआ है, इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो नीचे से ऊपर की जाने बनने वाला जो एंगल होगा वही तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और ये क्वेश्चन में आपसे वही पूछ रहे हैं। कैसे? कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन when a 6 meter high bamboo makes a shadow of length 2√3 meters। 6 meters high bamboo, उसका शैडो बन रहा है जमीन पर 2√3 मीटर। ये कह रहा है शैडो से लेके बैम्बू के टॉप तक जो बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आप कैलकुलेट करवाएं। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। बेटा कल की तरह मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइंगल बनता है वो बनेगा तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्रीज का। बेटा पॉइंट्स आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहां से हम शुरू कर सकते हैं। इसको ए बोल दें, इसको बी का नाम दे दें और इसको सी का नाम दे दें। बेटा बताइए 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूस ना आपको गिवन है ना आपको रिक्वायर्ड है, तो आपको वो मार्क करने की भी जरूरत नहीं है। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस को छोड़ के एंगल पर आ जाए। एंगल के सामने बेटा जो होता है ये साइड, उसको हमेशा बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो साइड बच जाती है बेटा, कल भी आपको बताया था बी से बेस और बी से बच गया, तो जो साइड बच गई वही तो हमारे पास बेस होगी। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस इग्नोर कर दें, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एंगल के साथ जो नीचे साइड बची वो साइड बेस हो गई। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो हमें एंगल बी फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो आप सब जानते हैं बेटा, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो तो हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज किया जाता है वो होता है tan थीटा। बेटा पहले तो लिख दिया हमने tan थीटा की डेफिनेशन। tan थीटा बराबर ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब नेक्स्ट स्टेप में जरा इसमें डेटा के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज पुट करवाते हैं। बेटा जहां थीटा लिखा हुआ है वहां तो आ जाएगा एंगल बी। तो देखिए ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी tan एंगल बी इज इक्वल टू, बेटा परपेंडिकुलर चेक कर लो, सी से लेके ए या ए से लेके सी, एक ही बात है। तो परपेंडिकुलर की हमने लेंथ मार्क कर दी ए से लेके सी, और जो बेस है बेटा वो ए से लेके बी बोलो या ए से बी से लेके ए बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बेस को बोल रहा हूं ए से लेके बी। बेटा अगले स्टेप में जब इसमें वैल्यू सारी हम पुट करवाएंगे तो ये बन जाएगा tan एंगल B इज इक्वल टू, बेटा ए से लेके सी की जो लेंथ है वो है 6 के बराबर, 6 पुट करवा दिया डिवाइडेड बाय, बेटा ए से लेके बी की जो लेंथ है वो 2√3 है, तो हमने वो लिख दी 2√3। अब बेटा इस वैल्यू को, अच्छा इसको बेटा अगर सिंप्लीफाई करवा भी दें तो मर्जी आपकी, चाहे तो आप कैंसिल करवा दें, 2 1 2 2 3 6। तो बेटा ये वैल्यू बन जाएगी tan ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय √3। अब आप मुझे बताएं बेटा हमें निकालनी है एंगल बी की वैल्यू। तो बच्चों एंगल बी निकालने के लिए हमें tan को यहां से शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब tan को यहां से हटाएंगे तो आप जानते हैं ना कि tan उस तरफ क्या लिखा जाएगा, शाबाश वेरी गुड, tan इनवर्स किसका, 3 डिवाइडेड बाय √3। सही है, tan इनवर्स बन गया एंगल निकालने के लिए, क्योंकि सवाल में हमसे कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करो। तो tan हटा दिया यहां से, वहां लिख दिया tan इनवर्स। अब बेटा कैलकुलेटर से पूरी वैल्यू कैलकुलेट करवा लीजिए। तो एंगल B बराबर हो जाएगा, बेटा tan इनवर्स 3/√3 है। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मालूम करवाएंगे तो एंगल मिलेगा आपको 60 डिग्रीज। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, हमें एंगल B एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना था, वो हमने फाइंड कर लिया। आई होप कि बेटा आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आप काइंडली जरा इस सवाल का सोल्यूशन पहले अपने पास नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर बेटा पहले 5 कर लेते हैं, क्योंकि 5 जो है ना वो इसी कैटेगरी का सवाल है, और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे हम
4 कर लेंगे हम सबसे आखिर में इंशाल्लाह, क्योंकि क्वेश्चन 4 जरा डिफरेंट कैटेगरी का सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो आप जब इसे नोट कर लें बेटा, तो उसके बाद पहले हेडिंग बना दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की। अब ये एक बहुत ही बेटा एक आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैं बुक से इसकी वर्डिंग पढ़ देता हूं, फिर जरा समझ लेते हैं किस तरह सॉल्व होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एन ऑब्जर्वेशन बलून इज 4280 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी जमीन से ऑब्जर्वेशन बलून है जिसकी हाइट आपको गिवन है 4280 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी वो जमीन से 4280 मीटर ऊपर है। फिर कह रहा है एंड 9613 मीटर अवे फ्रॉम अ फार्म हाउस, तो जमीन पर एक फार्म हाउस है जिससे उस बलून का जो डिस्टेंस है वो 9613 मीटर्स है। कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। अगर बलून से फार्म हाउस की तरफ देखा जाए तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा आपको वो मालूम करने को कह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल बना दी जिसकी वैल्यू रखवाई हमने 4280 मीटर। ये क्या है बेटा, ये हाइट ऑफ बलून है, जमीन से लेके यहां तक हाइट ऑफ बलून कितनी 4280 मीटर। अब कह रहा है इससे कुछ डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, तो वो डिस्टेंस बोल रहा है 9613 मीटर्स। 9613 मीटर्स डिस्टेंस पर उससे फार्म हाउस तक का जो डिस्टेंस है वो है 9613 मीटर, यानी जमीन से ऊपर इतनी हाइट पर बलून मौजूद है और उस पॉइंट से लेके जो फार्म हाउस है उस तक का डिस्टेंस है 9613 मीटर्स। अभी आपसे आखिर में कह रहे हैं फाइंड, ये आपसे कह रहे हैं फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। ये आपसे कह रहे हैं जब बलून से इस फार्म हाउस को देखा जाएगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आप ये बात जानते हैं कि सर अगर बलून, अच्छा ये ऑब्जर्वेशन बलून है, ये वो बलून बेटा हॉट एयर बलून नहीं होते इसमें लोग भी मौजूद होते हैं, वरना अजीब सी बात नहीं है कि बलून देख रहा है फार्म हाउस को, बलून नहीं देख रहा, बलून में जो लोग ऑब्जर्व पर बैठे हुए हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं फार्म हाउस की जाने, तो ऑब्वियसली ऊपर से नीचे की जाने बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अच्छा मेरा कहना क्या है, मैं बोल रहा हूं कि भाई जितना एंगल ऊपर से नीचे की जाने बनेगा उतना ही अगर कोई फार्म हाउस पे शख्स मौजूद हो और वो बलून की तरफ देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी नीचे से ऊपर की जाने उतना ही बनेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करने के बजाय, यानी ये वाला एंगल निकालने के बजाय, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होता है बेटा, यानी ऊपर से नीचे की जाने जितना एंगल बनता है उतना ही एंगल तो नीचे से ऊपर की जाने बनता है। तो बजाय एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालने के आप एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लें, वैल्यू सेम होगी। तो हमने क्या निकालना है कि उस फार्म हाउस से बलून की जानिब कितना एंगल बन रहा है, क्योंकि जितना एंगल फार्म हाउस से बलून की जानिब बनेगा उतना ही एंगल बलून से उस फार्म हाउस की जानिब बनेगा। तो इसने लफ्ज इस्तेमाल किया एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम निकाल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल की वैल्यू क्योंकि सेम होगी। बेटा यहां पर हमने एंगल मार्क कर दिया 90 डिग्री। इस पॉइंट को अगर ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को अगर बी का नाम दे दिया, इस पॉइंट को अगर सी का नाम दे दिया, तो शाबाश बताइए बेटा जो एंगल हमें फाइंड करना है, एंगल के सामने ही तो ये बन गया परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई बेटा वो साइड बेस हो गई। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं मार्क किया, क्योंकि ना हाइपोटेन्यूज गिवन है ना हाइपोटेन्यूज रिक्वायर्ड है। अब दोबारा देख लो बेटा, पूरा पूरा सवाल वैसे ही तो बन गया जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, क्वेश्चन 5 के अंदर भी वही डेटा। तो शाबाश बताइए परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है, एंगल निकालना है, तो इस बार भी हमें रिलेशन कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन की हेडिंग बना के हम लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। बेटा नेक्स्ट स्टेप में जहां पर भी एंगल थीटा आया उसकी जगह लिख दिया हमने एंगल बी, ये वाला एंगल बी। राइट साइड पे परपेंडिकुलर बेटा सी से लेके ए लिखो या ए से लेके सी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में बेटा जो बेस है वो बेस की वैल्यू हमारे पास है ए से लेके बी तक। बेटा अगले स्टेप में हमने लिख दिया tan ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू, बेटा ए से लेके सी की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 4280 डिवाइडेड बाय, बेटा ए से लेके बी जो हमारे पास डिस्टेंस है वो है 9613। अब शाबाश बताइए बेटा एंगल निकालने के लिए tan को यहां से हटाना पड़ेगा ना, तो tan जब यहां से हटेगा तो वहां जाके क्या बन जाएगा, अरे शाबाश tan इनवर्स, यानी बेटा हमारे पास जरा वैल्यू चेक कीजिएगा क्या बन जाती, एंगल बी बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 4280 डिवाइडेड बाय 9613। बेटा जरा कैलकुलेटर से इस पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करवाइए, तो एंगल हमारे पास आ रहा है 24 डिग्रीज के बराबर। जब tan इनवर्स मालूम किया
तो एंगल 24 डिग्री। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिएगा बेटा, tan इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो कैलकुलेटर में शिफ्ट का बटन दिया होता है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके tan का बटन प्रेस करोगे तो tan इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा। फिर ब्रैकेट लगा के बॉक्स अपॉन बॉक्स के अंदर आप 4280 अपॉन 9613 ब्रैकेट क्लोज करवाइएगा, वैल्यू मालूम करेंगे तो एंगल मालूम हो जाएगा। आई होप कि बेटा ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। काइंडली जरा वीडियो पॉज करके बेटा इसको नोट डाउन करना चाह रहे तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर हम पढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था अभी। अब बच्चों ये जो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं ना, ये सवाल थोड़ा सा बेटा पिछले बाकी तमाम सवालों के हिसाब से डिफरेंट है। तो जरा इसकी वर्किंग जो है ना वो ध्यान से सुनना बेटे। बात हो रही है इसके आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की, ध्यान से सुनना बेटे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 30 डिग्री। क्लिफ का मतलब कोई पहाड़, कोई चट्टान है, तो हमने उसको मेंशन कर दिया एक वर्टिकल लाइन से। ये कह रहे हैं एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज 30 डिग्री, यानी जमीन पर मौजूद कोई पॉइंट है, वहां से जब क्लिफ के टॉप को देखा बेटा तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना होगा, यानी नीचे से ऊपर की जानिब। तो ये क्लिफ है, पहाड़ है, इससे कुछ फासले पर कोई पॉइंट मौजूद है, उस पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा गया तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो कह रहे हैं 30 डिग्री बन रहा है। ये तो एक बात हो गई। अब आगे ये कह रहे हैं वॉकिंग 210 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ, यानी जिस पॉइंट पर आप पहले मौजूद थे ना उस पॉइंट से आप क्लिफ की जानिब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करें? तो वो डिस्टेंस कह रहे हैं 210 मीटर्स। समझ में आ रही बात? यानी जिस पॉइंट पर पहले मौजूद थे, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बन रहा था 30 डिग्री, अब ये कह रहे हैं उस पॉइंट से क्लिफ टुवर्ड्स क्लिफ का मतलब क्लिफ की जानिब। एक तो बोलता ना बेटा अवे फ्रॉम द क्लिफ बोलता, अगर ये क्लिफ है इस पॉइंट पर खड़े हो, अवे फ्रॉम द क्लिफ कहते तो इस पॉइंट से पीछे चले जाते। टुवर्ड्स क्लिफ बोल रहा है इसीलिए मैं इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहा हूं। अब कितना आगे बढ़ा रहा हूं? तो वो कह रहा है कि पॉइंट को कितना आगे बढ़ा दो, 210 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट टुवर्ड्स द क्लिफ। तो जाहिर बात है बेटा इस पॉइंट से जब मैं इस क्लिफ की हाइट को मीट करूंगा तो एक नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। अब वो जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कह रहे हैं कितना बन रहा है भाई? 45 डिग्री। सही है। वैसे भी याद रखना बेटा अगर कोई ऑब्जर्वर जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो उससे जितना दूर होगा ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम बनेगा, और जैसे जैसे इस पॉइंट को तुम क्लिफ के करीब लाते रहोगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। ठीक, तो हम एंगल से भी कंफर्म कर सकते हैं कि वो जो ऑब्जर्वर है वो क्लिफ की जानिब गया है तभी तो एंगल बढ़ गया, और उसने टुवर्ड्स क्लिफ लिख के वैसे ये मसला खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब ये एक नया एंगल बन रहा है एंगल 45 डिग्री उस क्लिफ के साथ। अभी आपसे कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ क्लिफ। अब एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप क्लिफ की हाइट मालूम करें, यानी यहां से यहां तक की हाइट मालूम करनी है। अब अगर ध्यान से देखो बेटा तो इस सवाल में दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ना, दो राइट एंगल ट्राइंगल। जरा देखो पहले नाम रख देते हैं इसका। लेट से बेटा अगर मैंने इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी का नाम दिया, मैं वाजे कर चुका हूं बेटा पॉइंट के नाम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं आप, ए भले यहां बोल दो। अगर इसको सी बोल दिया और इसको हमने डी का नाम दे दिया तो ध्यान से सुनना बेटा, बताओ एंगल सी तो गिवन है ना 45 डिग्री, बेटे एंगल डी कितना गिवन है 30 डिग्री, सी से लेके डी डिस्टेंस कितना गिवन है 210, और ए से लेके बी डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं ना, पहला राइट एंगल ट्राइंगल का नाम देख रहे हो, ए से लेके सी और फिर सी से लेके बी। अच्छा, जिस पर एंगल बन रहा होता है उसको बीच में पढ़ना होता है, तो या तो ऐसे बोल दो बी से लेके सी और सी से लेके ए, या ए से लेके सी फिर सी से लेके बी। सही है, ये ट्राइंगल एक बन गया। और एक बेटा ये ग्रेटर बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल पूरा बन रहा है जो ए से लेके डी तक है और डी से लेके वापस पूरा बी तक। अच्छा, बी तक तो रुकना पड़ेगा तभी तो एंगल 90 पूरा होगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ये अंदर बन रहा है, छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बेटा ये बड़ा वाला बन रहा है पूरा, ए से लेके डी और डी से लेके बी। तो जब भी ये डबल राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें ना तो याद रखना हमेशा पहले छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। छोटा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस भी कम हो वो लेंगे, जिसकी बेस ज्यादा है वो ट्राइंगल बाद में लेंगे। तो मुझे बताएं बेटा अगर मैं ये छोटा वाला अंदर वाला राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करूं तो इसमें ये बेस है बी से लेके सी और ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहां पर एक काम ये कर सकते हैं कि सोल्यूशन के अंदर पहले हम जो सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ना बेटा, पहले रफली वो ट्राइंगल बना लो आप। कौन सा ट्राइंगल? जो था ए, फिर यहां पर था सी, फिर यहां पर था बी, ये एंगल 90 डिग्री का।
बेटा यहां पर एंगल सी बन रहा था और ये एंगल सी कितना था 45 डिग्री। ये वाला जो डिस्टेंस है ए से लेके बी, यही हमें फाइंड करना है। मुझे बताओ बेटा इस डेटा के हिसाब से एंगल के सामने तो बन गया परपेंडिकुलर, और बेटा जो एंगल के नीचे है वो तो बन गया बेस। बेटा हाइपोटेन्यूज को इग्नोर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है वो ना गिवन है ना मालूम करना है। अच्छा गिवन तो बी और सी भी नहीं है, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि हम बेस पर जाएं? इसलिए जाएं बेटा क्योंकि जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो डेटा गिवन है बेटा वो बेस में ही गिवन है, तो जाहिर बात है पहले वाले ट्राइंगल का भी बेस ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले बात स्टार्ट कर रहा हूं कौन से राइट एंगल ट्राइंगल से? ए से लेके सी और सी से लेके बी। बेटा इसमें चेक करो, परपेंडिकुलर मालूम करना है ए से लेके बी, और बेस पता नहीं है, सिर्फ एंगल पता है हमें कितना 45 डिग्री। जरा इस पे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करवाते हैं, और काइंडली जरा कंफर्म करें जब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करवाएंगे तो बेटा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई होगा? वेरी गुड, tan। क्यों? क्योंकि tan कब यूज करते हैं बेटा? जब परपेंडिकुलर और बेस इन्वॉल्व हो किसी वैल्यू में। तो हमने अगले स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट यूज किया, यानी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब बच्चों जहां भी एंगल थीटा आएगा उस एंगल थीटा की जगह तो लिख देंगे आप एंगल सी पहले, सही है? ये वाला एंगल सी। राइट हैंड साइड पर बेटा जो परपेंडिकुलर है वो है ए से लेके बी, और बेटा जो बेस है वो है बी से लेके सी। तो बेस की जगह बेटा वैल्यू आ गई बी से लेके सी, सही है? थीटा की जगह बेटा आ गया एंगल सी, परपेंडिकुलर ए से लेके बी और बेस बी से लेके सी। बेटा इसमें हमें कोई वैल्यू नहीं मालूम सिवाय एंगल सी के, तो बेटा इसमें एंगल सी कितना 45 डिग्री था। ये बन गया ए से लेके बी, ये बन गया बी से लेके सी। अनफॉर्चुनेटली ना ए बी पता है ना बी सी पता है, लेकिन जब बेटा तुम tan 45 निकालोगे ना कैलकुलेटर से तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो बेटा 1 बराबर हो जाएगा ए से लेके बी अपॉन बी से लेके सी। बेटा अगर मैं इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, जो बी सी नीचे डिवाइड हो रहा है वो जब जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू बन जाएगी बी से लेके सी बराबर किसके? ए से लेके बी तक। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बेटे, बहुत ध्यान से बात सुनना। मुझे बताइए अंदर वाले जब राइट एंगल ट्राइंगल को लिया तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय इसके कि हमें यह पता लग गया कि जितना बी से लेके सी है उतना ही दरअसल, वेरी गुड, ए से लेके बी है। जितना बी से लेके सी है उतना ही ए से लेके बी है। और आप याद करें ऐसा तो होना ही था क्योंकि एंगल कितना 45 डिग्री। तो वैसे अगर देखा जाए ना बेटा तो आप ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री हो तो आप एक थ्योरम और एक सवाल इस टाइप पे टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं कि एंगल 45 होता है ना तो परपेंडिकुलर और बेस बराबर होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप ये वर्किंग शो करके उनको बता दीजिएगा कि जितना बेस उतना ही परपेंडिकुलर। अच्छा इस स्टेटमेंट का फायदा क्या है? इस स्टेटमेंट का फायदा ये है कि अगर आगे सोल्यूशन में कहीं पर भी मेरे पास बी सी लिखा हुआ आएगा ना तो मैं उसको इस इक्वेशन के थ्रू रिप्लेस करवा दूंगा किससे? ए बी से, क्योंकि देखो हमें पहुंचना ही कहां तक है? ए बी तक। तो इस कंडीशन में ये वाज़ेह हो गया कि जितना बी सी है उतना ही ए बी है। तो मैं इंतजार करूंगा कि आगे चल के कहीं बी और सी लिखा हुआ है, तो जहां बी और सी लिखा हुआ आएगा मैं उसको जट से रिप्लेस करवा दूंगा ए और बी से। क्लियर हो गई बात? नहीं। अब आते हैं बेटा इस पूरे बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल पर, कौन सा? जो ए से लेके डी तक है और डी से लेके वापस बी तक है। तो उसके बेटा फिगर अगर बना लें रफली दोबारा, तो बेटा ये वाला एंगल तो वही 90 डिग्री है। यहां पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट हमारे पास बी है। ठीक है बेटा? अब इसमें चेक कर लो बेटा जो एंगल है हमारे पास वो कितना 30 डिग्री। सही है, इसका एंगल 30 डिग्री है। बेटा मुझे बताइए इसमें भी जो हमें परपेंडिकुलर वही मालूम करना और बेस बी से लेके डी भी हमें पूरा मालूम नहीं है। लेकिन ध्यान से देखना बेटा जो बी से लेके डी है उसमें एक पार्ट ऐसा है सी से लेके डी जो हमें मालूम है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें फिगर में तो बी से लेके डी जो है वो दरअसल दो लेंथ्स पे डिपेंड कर रहा है, एक बी से लेके सी प्लस सी से लेके डी। तो बार मैंने अभी बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिया, मैं इसमें दोबारा से लगा रहा हूं बेटा tan थीटा। अच्छा अब इसमें tan लगाएंगे तो दोबारा ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे tan एंगल डी, tan एंगल डी, एंगल डी पर लग रहा है। tan बराबर किसके होगा बेटा? अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर की जगह तो बेटा वैल्यू आ गई ए से लेके बी, और बेटा बेस की जगह वैल्यू आ गई बी से लेके डी। अब बेटा जहां पर एंगल डी आएगा, एंगल डी की जगह तो वैल्यू आ जाएगी अब 30 डिग्री। बेटा ए बी तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन बस यहां आप गेन चेक करो क्या हो रहा है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अगर तुम चेक कर रहे हो बी से लेके डी, बी से लेके डी, जरा एक्चुअल फिगर में आओ तो बी से लेके डी यहीं तक है। और मुझे बताएं इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं बी से लेके डी को दो लेंथ्स में ब्रेक कर सकता हूं ना बेटा? कैसे?
बी से लेके डी को हम लिख सकते हैं ना, बी से लेके सी प्लस सी से लेके डी। ठीक है, बी से लेके डी को हम ब्रेक कर देंगे बी से लेके सी प्लस सी से लेके डी। तो जहां पर बेटा बी से लेके डी आ रहा है उसमें मेन फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करवा के लिख सकते हैं बी से लेके सी प्लस सी से लेके डी। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो हमने इस वैल्यू को ब्रेक करवा दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, इन वैल्यूज को ब्रेक करवाने के बाद जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ना, इसमें से हम देखो कैलकुलेट करवा के लिख सकते हैं। पहले तो आते हैं 1030 की तरफ। जब बेटा 1030 की हमने वैल्यू मालूम करवाई तो ये वैल्यू मिली हमें 0.577 ऑलमोस्ट। राइट हैंड साइड पर बेटा ए बी तो मैंने लिख दिया एज इट इज। अच्छा, मैं ए बी लिखने में बार बार इंटरेस्टेड क्यों हूं? क्योंकि हाइट ऑफ क्लिफ ए से लेके बी यही तो मालूम करनी है। लेकिन बेटा अगर आप अपॉन में देखो तो ये जो सी से लेके डी है ये हमें गिवन है ना 210 मीटर के बराबर। तो जहां बेटा सी से लेके डी आया उसकी जगह मैंने वैल्यू रिप्लेस करवा दी 210। और अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जहां बी से लेके सी लिखा हुआ है तो पिछले डेटा में हम ये साबित कर तो चुके हैं कि जो बी से लेके सी है दरअसल वो कुछ और नहीं, वो ए से लेके बी तो है। तो जहां पर बी से लेके सी आया मैंने उसको वापस रिप्लेस करवा दिया किससे? ए से लेके बी से। सही है, क्योंकि बीसी और ए बी बराबर है, बीसी और ए बी बराबर है। तो हम दो काम कर सकते थे, हम ए बी जहां जहां आता उसकी जगह बीसी लिख सकते थे और जहां जहां बीसी आ रहा है उसकी जगह ए बी लिख सकते थे। तो बेटा मैंने बीसी की जगह ए बी क्यों लिखने को प्रेफरेंस दी? क्योंकि मुझे आखिर में निकालनी वैल्यू ए बी की ही तो है, मुझे बी और सी मालूम करने में इंटरेस्टेड थोड़ी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, जहां बीसी आएगा उसको हटा के उसको रिप्लेस ए बी से करवा देंगे। अब बताइए बेटा, अगले स्टेप में जो वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है ये दोनों जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी इस वैल्यू से। यानी हम लिख सकते हैं ना बेटा अगले स्टेप में, अगर आप ध्यान से देखें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाता बेटा, 0.577 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से लेके बी प्लस 210 और राइट हैंड साइड पे बेटा सिर्फ कौन बच गया? ए से लेके बी। सही है बेटा, दोनों टर्म जो नीचे डिवाइड हो रही है वो जाके 0.577 से मल्टीप्लाई होंगी। अब क्या करेंगे बेटा, 0.577 को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0.577 टाइम्स ए बी प्लस बेटा अगले स्टेप में 0.577 को इस 210 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमने 0.577 को मल्टीप्लाई किया 210 से तो बेटे आंसर बना 121.17। ठीक है, तो 0.577 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 121.17 और राइट हैंड साइड पर बेटा हमारे पास वैल्यू है ए से लेके बी। कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे 0.577 को ए बी से मल्टीप्लाई किया, 0.577 ए बी आ गया। बेटा यहाँ 0.577 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो 121.17 हो गया। अब आप मुझे बताएं बेटा, ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो दोनों ए बी को हम एक तरफ कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ इस वैल्यू को छोड़ दिया, किसे? 121.17 इज इक्वल टू इस वैल्यू को इधर ही छोड़ दिया। बताओ बेटा राइट साइड पर पहले से क्या लिखा हुआ है? ए बी, और ये जो टर्म बेटा यहां पर ऐड हो रही है वहां जाके क्या? वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सही है, 0.577 ए बी वहां जाके बन गया माइनस का 0.577 ए बी। अच्छा, ऐसा करना जरूरी था बेटा क्योंकि यहां पे ए बी के साथ कुछ नहीं ना, तो कोफिशिएंट 1 है और यहां पे 0.577 है, तो हम जारी बात है बड़े नंबर में से ही माइनस कराएंगे ना छोटा नंबर, तो ये 1 में से ही तो माइनस होगा 0.577। तो अगले स्टेप में 121.17 लिखने के बाद बेटा ए बी में से ये माइनस कैसे करवाएंगे? तो बहुत आसान है, इसके साथ कुछ नहीं है, मतलब क्या? 1, सीधा सीधा 1 में से माइनस करा दो 0.577 और जो आंसर आए बेटा उसके साथ ए बी लगा दो। तो अब ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती बेटा, अगर हम 1 में से माइनस करवा दें 0.577 तो बेटा हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 0.423। तो ये वैल्यू आ गई 0.423 और उसके साथ कौन? ए बी। सही है, क्योंकि जब बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन कराते हो याद है तो बेसिस सेम रहते हैं, खाली कोफिशिएंट ऐड ये सब्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिस सेम थे, एक बार आ गया, कोफिशिएंट में से माइनस करा दिया कोफिशिएंट। अब ये 0.423 यहां ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, वहां क्रॉस डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 121.17 डिवाइडेड बाय 0.423 और राइट हैंड साइड पर सिर्फ कौन रह जाएगा बेटा? शाबाश, ए बी। बेटा अब आखिरी स्टेप में क्या करेंगे,
भाई जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां क्रॉस डिवाइड हो गया। अब इस पूरी वैल्यू को बेटा सॉल्व कर लो कैलकुलेटर से। तो 121.17 डिवाइडेड बाय 0.423, तो बेटा आंसर हमारे पास बन रहा है 286.43, यानी ए बी की वैल्यू हम लिख सकते हैं आखिरी स्टेप में कि ए बी बराबर हो गया 286.45। बेटा 453 आगे 9 है, तो अगर मैं 9 को रिमूव करूंगा, हटाऊंगा, तो मैं इस डिजिट में एक वैल्यू का इजाफा कर दूंगा। सही है, राउंड ऑफ अगर करना चाहें आप तो बेटा ये हमारे पास जो हाइट ऑफ क्लिफ है, ये अच्छा राउंड ऑफ करना जरूरी नहीं है बेटा, आप चाहें तो 286.453 तक भी आंसर लिख सकते हैं। ये बेटा जो हाइट ऑफ क्लिफ थी ये हमने कैलकुलेट करवाई 286.453 या 454। बेटा उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन देखो मैट्रिक लेवल के हिसाब से बेटा ये सवाल फिर भी लेंदी है। अगर आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बता दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन जरा सुकून से तसल्ली से टाइम निकाल के आराम से सवाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आराम से इंशाल्लाह आप इसको मैनेज कर लेंगे। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।